गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें लिक्विडेटर के साथ हमें एक रिसीवर अकाउंट्स भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअली अच्छा है। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिल्डर्स लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2012। शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब इक्विटी शेयर यहाँ दो कैटेगरी के हैं, एक तो 10 रुपये के हैं और एक 7.5 रुपीज़ के हैं। डिवेंचर है, मॉर्गेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर फॉर ट्रेड है, इनकम टैक्स एरियर है। ओके। लैंड एंड बिल्डिंग, सन्डी करंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस। अब ध्यान दीजिए, मॉर्गेज लोन जो है यानी कि ये वाला, ये मॉर्गेज लोन जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग से है। डिवेंचर जो है वो फ्लोटिंग चार्ज से है। ठीक है। द कंपनी वाज अनेबल टू मीट द पेमेंट एंड देयर फॉर द डिवेंचर होल्डर, किसने अपॉइंट किया है? डिवेंचर होल्डर अपॉइंट अ रिसीवर। ठीक है। फॉर द डिवेंचर होल्डर ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन, रियलाइज इतना। ही ऑल्सो टुक सन्ड्री एसेट्स एंड रियलाइज इतना। द बैंक ओवरड्राफ्ट, तो रिसीवर ने जो है दो चीज़ें ली और इतना पैसा रियलाइज करा, रियलाइज करके डिवेंचर होल्डर्स वगैरह को पे किया होगा। चलिए, द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाई अ पर्सनल गारंटी ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग अ डिमांड द डायरेक्टर पेड ऑफ, डायरेक्टर ने पैसा दिया। ध्यान दीजिए, डायरेक्टर पेड ऑफ थ्रू देयर पर्सनल रिसोर्स। कॉस्ट इनकर्ड बाई द रिसीवर इतना है and liquidator by itna. The debenture receiver was not entitled to any remuneration, but liquidator was to receive 3% on the value of asset realized by him. Preference shareholder had not been paid dividend for the period after 30 September 2010. 2 साल का एरियर है, and interest for the last half year was due to debenture holder. Rest of the asset realized are 1 lakh rupees. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दो अकाउंट बनाने हैं। पहले तो रिसीवर का अकाउंट बनाना है, रिसीवर जो डिवेंचर होल्डर ने अपॉइंट किया। उसके बाद बनेगा हमारा लिक्विडेटर का। तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बनाऊंगा जिससे समझ में आ जाए। एक बनेगा रिसीवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। छोटा सा बनाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। और इसके नीचे ही बनाए लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है। और यहाँ हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। अब क्वेश्चन को देखते जाएं। इन्होंने बोला कि डिवेंचर होल्डर अपॉइंट अ रिसीवर एंड टुक लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल्सो सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो हमारी मॉर्गेज लोन के लिए थी। ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन में, मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड बाई लैंड एंड बिल्डिंग। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, एक तो रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स 2 लाख रुपए, फिर सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड। आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ है 1,50,000, पेड टू
मॉर्टगेज लोन 80,000, तो ये 70,000 का हमारा सरप्लस आ गया। ठीक है जी। अब रिसीवर एक्सपेंसेस आप लिख दें यहाँ पे, कितने हैं? 2,000 रुपये के। ठीक है। ये जो इनकम टैक्स के एरियर हैं ये आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, ये रिसीवर ही पे करेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम टैक्स एरियर 26,000, और डिवेंचर होल्डर को ये पेमेंट दे देगा। डिवेंचर होल्डर को कब तक का पेमेंट देगा ये देखिए, 1,50,000 तो हमारा डिवेंचर होल्डर का अमाउंट है, और इसके बाद इन्होंने बोला कि डिवेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट हुई है एंड इंटरेस्ट सबसे नीचे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वाज ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। सो 13% डिवेंचर्स, ये हो गए आपके 1,50,000, और इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ 9,750, 1,59,750, ये 2,70,000 है, ये 2,70,000, इनके पास 82,250 सरप्लस बचेगा। तो ये लिखेंगे आप सरप्लस ट्रांसफर्ड टू लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट, लिक्विडेटर के पास चला जाएगा ये पैसा। अब लिक्विडेटर लिखेगा 82,250 सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर। मुझे रिसीवर से 82,250 सरप्लस मिले। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि बाकी की जो एसेट्स हैं उनसे मुझे 1,00,000 रुपये और रियलाइज हुआ। क्वेश्चन में लिखा है सबसे नीचे रेस्ट ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड ₹1,00,000। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा, कॉस्ट इनकर्ड बाय रिसीवर इतना 2,000 है, लिक्विडेटर की है 2,800। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 2,800 और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, जो भी एसेट्स उसने रियलाइज की है उसका 3% उसे मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ो। चलिए, अब ये सारे जो पेमेंट्स हैं वगैरह इनको हम दे देते हैं। ऊपर से चलें तो हमारे मॉर्टगेज लोन पे हो गए। ठीक है जी, ये पेमेंट हो गई है। अब हमारा बचा है क्रेडिटर फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस और जो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर ने पे किए हैं, बट हमारे पेमेंट तो जाएगी ना, सो हम डायरेक्टर को देंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और यहाँ पे हम देंगे डायरेक्टर्स को फॉर बैंक ओडी। अगर डायरेक्टर नहीं देते तो हमें ही देना पड़ती। ठीक है जी। इसके बाद हम देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
एक तो उनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे 1,00,000 रुपये, और डिविडेंड है हमारा 11% का 2 साल का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2010 से कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। ये देखो ये लाइन लिखी है, ठीक है जी। सो प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल का हमने ये पे कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आके हमें, वहाँ हम फंस गए। क्यों फंस गए? हमारे पास 2 कैटेगरी के शेयर्स हैं, एक है 10 रुपये का और एक है 7.5 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, क्या कि आप सबको पे करने के बाद का जो बैलेंस है वो निकाल लें। $1,82,250 में से लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए हमने। तो हम लिखेंगे डेफिसिट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमारा 7,550 का डेफिसिट हो रहा है, ठीक है जी। अब हम नोशनल कॉल करेंगे ऑन कितने शेयर हैं? देखिए 5,000 शेयर हैं, 2.5 रुपये से ये हमारे 12,500 आएंगे। इसका मतलब है 4,950 अमाउंट अवेलेबल हुई। नंबर ऑफ शेयर्स जो फुली पेड है, अब तो सारे हो गए, कितने हो गए? 15,000। सो अमाउंट पेड टू पर शेयर, हर शेयर पे 33 पैसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? ऑन 10 रुपीज़ पेड अप शेयर हम 33 रुपये देंगे, एंड ऑन 7.5 रुपीज़ पेड अप पे हम 2 रुपये 17 पैसे उनसे मंगा लेंगे। सो कॉल रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपये 17 पैसे, यह है 10,850। और पेड टू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 33 पैसे, तो ये 3300 हमने पे कर दिया। इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 1,93,100, 1,93,100। गौर से देखें 7,550 में से जब 10,850 आ जाएंगे तो 3300 ही सरप्लस बचेगा, और वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर जो फुली पेड अप है। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें, करें ध्यान से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।